देखिए आज हम जो है फिर से जो है अपना सिविल प्रक्रिया संहिता जो है 1908 उसको शुरू करेंगे। कल हमने डिक्री और जो है आदेश के बारे में पढ़ा था, डिक्री और आदेश क्या होते हैं। तो कुछ परिभाषाएं और इसमें रह गई हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से जो है कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, है ना, ताकि हम जो है आप लोगों के लिए और भी जो है वीडियो बनाते रहें। तो डिक्री और जो है आदेश अपन ने पढ़ लिया था। अब देखिए उसी के अनुक्रम में हम आगे देखेंगे डिक्रीदार और निर्णय। अब जब डिक्री पढ़ा है तो सबसे डिक्रीदार भी पढ़ लिया जाएगा। भाई डिक्रीदार क्या होता है? डिक्रीदार, ठीक है, दोनों चीजें हैं, डिक्रीदार तथा निर्णय। और लिख लीजिए, और निर्णय, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। निर्णय। देखिए जो डिक्रीदार है उसको जो है 2-3 जो सेक्शन 2 का जो है आपका 3 में परिभाषित किया गया है, और जो है आपका निर्णय है उसे सेक्शन जो है आपका 2 जो है 10 में जो है परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब इनको एक साथ इसीलिए पढ़ना है कि दोनों एक से होते हैं। अब जैसे अपन ने जो है डिक्री पढ़ा था, उसके बाद जो है अपन डिक्रीदार देख रहे हैं कि भाई डिक्रीदार होता कौन है। तो डिक्रीदार की जो परिभाषा कहती है, वो परिभाषा कहती है डिक्रीदार का अर्थ है ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पक्ष में निष्पादन योग्य कोई आदेश या डिक्री पारित की जाती है। निष्पादन योग्य कोई आदेश या डिक्री पारित की जाती है। इसका मतलब सिंपल सी परिभाषा है कि मतलब जिसके पक्ष में डिक्री हो जाती है, ऐसा व्यक्ति जो है कौन कहलाता है? डिक्रीदार कहलाता है। या कोई आदेश जिसके पक्ष में फैसला, कुल मिला के पक्ष का मतलब है जिसके हक में फैसला न्यायालय सुना देता है, ऐसा व्यक्ति जो है क्या कहलाता है? डिक्रीदार कहलाता है। या जिसके पक्ष में न्यायालय डिक्री सुनाता है, ऐसा व्यक्ति जो है डिक्रीदार कहलाता है। निष्पादन योग्य कोई आदेश या डिक्री जिसके पक्ष में दी जाती, जिसके फेवर में न्यायालय ने, सीधा याद रखें, संक्षेप में याद रखें कि जिसके फेवर में न्यायालय ने निर्णय सुनाया है, ऐसा व्यक्ति जो है डिक्रीदार कहलाता है। अब बात आती है कि भाई डिक्रीदार होने के लिए क्या किसी व्यक्ति को जो है वादी होना आवश्यक है कि प्रतिवादी होना आवश्यक है? आप जानते हैं कि वादी जो है वाद लाता है। अब वादी के पक्ष, वादी और प्रतिवादी होना आवश्यक है क्या? परिभाषा में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि डिक्रीदार के लिए अगर कोई वादी है तो ही वो डिक्रीदार होगा, या कोई प्रतिवादी है, या मान लो कोई वादी है उसके पक्ष में न्यायालय ने डिक्री कर दिया तो वो जो है क्या कहेंगे? डिक्रीदार का। ऐसा कुछ नहीं है। जिस किसी व्यक्ति के पक्ष में न्यायालय जो है डिक्री पारित करता है, मतलब जिस किसी व्यक्ति के फेवर में न्यायालय जो है डिक्री पारित करता है, वो व्यक्ति निर्णय जो है आपका डिक्रीदार कहलाता है। जिस किसी के भी पक्ष में न्यायालय ने जो है डिक्री पारित की हो, चाहे वो वादी हो, चाहे वो प्रतिवादी हो, चाहे वो वाद का पक्षकार ही क्यों ना हो, मतलब वाद का पक्षकार ना भी हो, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो वाद का पक्षकार ना ही भी है और न्यायालय ने अगर उसके पक्ष में डिक्री पारित की है, तो वो व्यक्ति जो है डिक्रीदार कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखें डिक्रीदार के लिए ऐसा कुछ नहीं कि वादी हो या प्रतिवादी हो, कुल मिला के बस इतना देखा जाएगा कि किसके फेवर में जो है न्यायालय ने डिक्री दी है। जिसके फेवर में न्यायालय ने डिक्री दी है वो व्यक्ति जो है डिक्रीदार कहलाएगा। आप कहोगे ऐसा कहाँ कहा गया? ऐसा धनीराम बनाम श्री राम का बात था 1980 का, श्री राम बनाम धनीराम का बात है 1980 का, उसमें कहा गया। इसके लिए उसमें कहा गया कि भैया जरूरी नहीं कि कोई बात का पक्षकार हो, किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में भी जो है डिक्री पारित की जा सकती है और वो व्यक्ति जो है डिक्रीदार ही कहलाएगा। तो जो व्यक्ति डिक्रीदार का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जिसके फेवर में डिक्री पारित की जाती है वो जो है डिक्रीदार कहलाएगा।
अब आता है भाई निर्णय त्रिणी क्या है, 2.10 में जो है इसकी परिभाषा दीजिए। इसका उल्टा है, निर्णय त्रिणी जो है डिक्रीदार का उल्टा है। क्या कौन होता है निर्णय त्रिणी? निर्णय त्रिणी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य कोई आदेश दिया गया है। जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है, कोई डिक्री या निष्पादन योग्य कोई आदेश दिया गया है। ये इसकी उल्टी, इसीलिए अपन ने इनको एक साथ पढ़ा। डिक्रीदार का नेगेटिव कौन है? निर्णय त्रिणी। देखिए बाद में दो पार्टी होती हैं, एक के फेवर में होता है मामला और एक के विरोध में होता है। तो जिस व्यक्ति के विरोध में मामला जाता है वो कौन कहलाता है? वो निर्णय त्रिणी कहलाता है। और जिसके फेवर में जाता है वो कौन कहलाता है? डिक्रीदार कहलाता है। दोनों में सेम बात है कि इसमें जरूरी नहीं है कि वादी हो या प्रतिवादी हो, जरूरी नहीं है। जिसके विरुद्ध में गया निर्णय, चाहे वो बात का पक्षकार क्यों ना हो, मतलब बात का पक्षकार ना भी हो, और अगर कोई निर्णय उसके विरोध में किया है न्यायालय ने, तो वो भी जो है निर्णय त्रिणी कहलाएगा। सीधी सी बात है, जिसके फेवर में है वो डिक्रीदार है। सिंपल याद रखने का तरीका है, जिसके फेवर में है डिक्री या निष्पादन योग्य कोई आदेश वो डिक्रीदार है, और जिसके विरोध में है वो कौन है? निर्णय त्रिणी है। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए अब देखेंगे हम विदेशी न्यायालय और विदेशी निर्णय, इन दोनों को भी एक साथ देखेंगे। तो जो देखिए विदेशी न्यायालय जो है 2.5 में है और विदेशी निर्णय है जो है आपका 2.6 में जो है परिभाषित किया गया, बताया गया है। तो सबसे पहले हम देख लें विदेशी न्यायालय। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। तो विदेशी न्यायालय का क्या अर्थ है? विदेशी न्यायालय का पहला अर्थ है, इसमें दो बातें बताई गई हैं। पहला तो जो भारत के बाहर स्थित है, जो भारत के बाहर स्थित है, मतलब जो न्यायालय भारत में नहीं है वो न्यायालय विदेशी न्यायालय कहलाएगा। अब इसका ये भी अर्थ लगा सकते हैं कि मान लीजिए ऐसा कोई स्थान जहां संहिता लागू नहीं होती, उसको भी भारत के बाहर का स्थान माना जाएगा। ठीक है, तो उस न्यायालय को भी जो है विदेशी न्यायालय कह सकते हैं। ये हालांकि ये अपने याद नहीं रखना, आपको याद रखना कि जो न्यायालय जो है भारत के बाहर स्थित है वो न्यायालय जो है विदेशी न्यायालय कहलाएगा। दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक तो भारत के बाहर स्थित होना चाहिए, ये कंडीशन। दूसरी बात ये कि जो केंद्र सरकार के प्राधिकार से ना तो स्थापित किया गया और ना ही चालू रखा गया, जिसे केंद्र सरकार के प्राधिकार से ना तो स्थापित किया गया हो और ना ही चालू रखा गया हो। ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक तो विदेशी न्यायालय मतलब भारत के बाहर होना चाहिए, या कह लीजिए ऐसा न्यायालय जिस पर जो है हमारी संहिता लागू नहीं होती, वो न्यायालय हो सकता है। दूसरा, केंद्र सरकार के द्वारा उसे स्थापित नहीं किया जाना चाहिए, मतलब भारत सरकार के द्वारा उसकी स्थापना नहीं की गई हो। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि भारत में के बाहर मान लो कोई ऐसा न्यायालय हो जो जिस पर संहिता लागू नहीं होती हो और जिसको भारत सरकार ने स्थापित ना किया हो, तो ऐसा तो है नहीं। तो ये याद रखें कि कोई ऐसा न्यायालय जो केंद्र सरकार के ना तो प्राधिकार से स्थापित किया गया हो और ना ही उसको जो है केंद्र सरकार के द्वारा चालू रखा गया हो। ये जब दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो माना जाता है कि ऐसा न्यायालय क्या है? विदेशी न्यायालय। अगर मान लो कोई न्यायालय भारत के बाहर भी क्यों ना स्थित हो, अगर वो केंद्र सरकार के प्राधिकार से स्थापित न्यायालय है, या वो केंद्र सरकार के जो है केंद्र सरकार ने स्थापित रखा है या केंद्र सरकार के द्वारा उसे चालू रखा जाता है, तो फिर वो विदेशी न्यायालय नहीं माना जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखें। तो दोनों शर्तों की पूर्ति होनी चाहिए। एक तो भारत के बाहर होना चाहिए, दूसरा केंद्र सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ना तो उसकी स्थापना केंद्र सरकार ने की हो या कह लीजिए भारत सरकार ने की हो, या ना ही जो है वो भारत सरकार के द्वारा उसे चालू रखा जाता हो। तो ऐसा न्यायालय क्या कहलाएगा? विदेशी न्यायालय कहलाएगा। अब विदेशी निर्णय की बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है। विदेशी निर्णय का तात्पर्य क्या है? ऐसा निर्णय जो विदेशी न्यायालय द्वारा दिया जाता है। विदेशी निर्णय का अर्थ क्या है? ऐसा निर्णय
जो विदेशी न्यायालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, सिंपल परिभाषा है, मतलब इन न्यायालय द्वारा, जो अपन ने ये लिखा ना है, जो इस न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वो कौन सा निर्णय कहलाता है, वो आपका विदेशी निर्णय कहलाता है। यानी विदेशी न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वो निर्णय क्या कहलाता है, विदेशी निर्णय कहलाता है। सिंपल है, ये इस न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया वो क्या कहलाएगा, वो विदेशी निर्णय कहलाएगा। ठीक है, आगे जो है अपन परिभाषा देखेंगे सरकारी प्लीडर और प्लीडर की। देखिए, अब हम देखेंगे सरकारी प्लीडर और प्लीडर। सरकारी प्लीडर को जो है आपके 2:7 में जो है बताया गया है, और आपका जो प्लीडर है उसको 2:15 में बताया गया है। दोनों को देखेंगे भाई क्या होता है। ये भी सिंपल परिभाषा है, खास जो है कठिन नहीं है। इस संहिता के अधीन सरकारी प्लीडर पर अभिव्यक्त अधिरोपित कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई प्लीडर। तो इसका अर्थ क्या है, राज्य सरकार द्वारा, सीधा लिखेंगे अपन, राज्य सरकार द्वारा क्या किया गया है, नियुक्त, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त। तो सरकारी प्लीडर की पहले तो याद रखें कौन नियुक्त करता है, राज्य सरकार नियुक्त करती है। क्यों नियुक्त करती है सरकारी प्लीडर पर अभिव्यक्त अधिरोपित कृत्यों का पालन करने के लिए। सीधा लिखेंगे अभिव्यक्त कृत्यों का पालन करने के लिए। अभिव्यक्त कृत्यों का पालन करने के लिए मतलब है कि जो सरकारी कामकाज होते हैं, जो एक वकील की हैसियत से, सरकारी वकील की हैसियत से जो काम करने होते हैं, उन कार्यों को करने के लिए जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, न्यायालय संबंधी जो कार्य होते हैं ना, एक वकील संबंधी जो कार्य होते हैं, सरकार की तरफ से जो वकील होते हैं, जो न्यायालय प्रक्रिया संबंधी जो कार्य होते हैं, उन कार्यों को करने के लिए जो सरकार जिन लोगों की नियुक्ति करती है वो क्या कहलाते हैं, वो सरकारी जो है आपके प्लीडर कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा, सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किस लिए नियुक्त किए जाते हैं, ताकि जो न्यायालय संबंधी क्रियाकलाप होते हैं या जो कार्य होते हैं उनका ये जो है पालन कर सकें। तो ऐसे व्यक्ति कौन कहलाते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है आपके सरकारी प्लीडर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि सरकारी प्लीडर में का अर्थ क्या है। इसके अलावा दूसरी चीज और है इसमें, एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि इनके निर्देशों के अधीन, किसके अधीन के अधीन, जो सरकारी प्लीडर हैं उसके निर्देशों के अधीन, सरकारी प्लीडर के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति या कार्य करने वाला प्लीडर, कार्य करने वाला कोई प्लीडर भी क्या कहलाता है, सरकारी प्लीडर कहलाता है। यानी कि एक तो सरकार ने इनको नियुक्त किया कि भाई न्यायालय संबंधी जो भी क्रियाकलाप होते हैं आप उनका देखिए, तो ऐसा व्यक्ति जो है कौन कहलाएगा, सरकारी प्लीडर करेगा। अब जो सरकारी प्लीडर सरकार ने नियुक्त कर रखा है, उस सरकारी प्लीडर के निर्देशों से या उसके आदेश से जो भी वकील, कह लीजिए प्लीडर मतलब वकील समझ लीजिए मोटे शब्दों में, कि जो भी वकील उसके अनुसरण में कार्य करता है उस समय, वो भी वकील क्या कहलाएगा, सरकारी प्लीडर ही कहलाएगा। मान लो जी प्लीडर साहब थे, इन्होंने किसी अन्य वकील को जो है कृत्यों का निर्बंध सौंपा और कहा कि भैया आप करो, आप देखो, इनने आदेश दिया, तो इनके अनुसरण में जो भी प्लीडर काम कर रहा है उस समय वो प्लीडर भी जो है सरकारी जो है प्लीडर समझा जाएगा। ये याद रखना है आपको। अब आता है बात जो है प्लीडर। प्लीडर कौन होता है भाई, प्लीडर ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से अन्य व्यक्ति की ओर से मतलब क्या है, मान लो क्लाइंट होता है, अन्य व्यक्ति मतलब क्लाइंट, आपने कोई केस लड़ रहे हो, जैसे आप क्लाइंट हो किसी वकील के, तो आपके तरफ से
जो व्यक्ति आपका जो विधिक पक्ष रखता है वो व्यक्ति कौन कहलाता है? वो व्यक्ति जो है प्लीडर कहलाता है। कहाँ रखता है विधिक पक्ष? न्यायालय में उपस्थित होने पर। कहाँ पर? न्यायालय में उपस्थित होने पर। जब आपको न्यायालय में उपस्थित होना है तो आपकी तरफ से जो व्यक्ति लीगली जो पक्ष रखता है न्यायालय में जाकर के, वो व्यक्ति जो है प्लीडर कहलाता है। उसकी ओर से अभिवचन करने का हकदार हो, या जो आपकी तरफ से वो कोई अभिवचन कर सकता हो, उसकी ओर से अभिवचन करने का हकदार हो। सिंपल सी परिभाषा है। देखिए प्लीडर मतलब एक तरीके से सिंपल सी वकील की बात कह रहा है कि अगर कोई वकील कौन होता है? वकील वो व्यक्ति होता है जो आपका जो है मुद्दा है या आपका जो मसला है वो न्यायालय के समक्ष जो है आपकी तरफ से उपस्थित होकर न्यायालय में पेश करता है। इसके अलावा जो है आप देखिए, आप लिखते हैं ना वकालतनामा देते हैं, इसका मतलब आप अथॉरिटी दे देते हैं कि आपकी तरफ से वो अभिवचन कर सके। तो वो जो आपकी तरफ से क्या कर सकता है? अभिवचन जो है न्यायालय में कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति कौन कहलाता है? प्लीडर कहलाता है। अब प्लीडर में जो है में कौन कौन आते हैं? प्लीडर में आपके अधिवक्ता, वकील और उच्च न्यायालय के अटर्नी को भी प्लीडर माना जाता है। कौन कौन को माना जा सकता है? अधिवक्ता तो होते हैं, अधिवक्ता, आपके वकील और हाई कोर्ट के जो अटर्नी होते हैं उनको भी जो है प्लीडर माना जा सकता है। उच्च न्यायालय के, या सीधा लिख देते हैं हाई कोर्ट के अटर्नी, तो इनको भी जो है प्लीडर माना जाता है। ठीक है, इन तीनों को जो है क्या माना जाता है? प्लीडर माना जाता है। ये लोग जो है प्लीडर की परिभाषा में आते हैं। अब अपन देखेंगे न्यायाधीश एवं निर्णय। न्यायाधीश और देखिए, अब आगे अपन बढ़ते हैं, आगे देखेंगे न्यायाधीश और निर्णय। न्यायाधीश को जो है आपकी धारा 2(8) में परिभाषित किया गया है और निर्णय को जो है 2(9) में परिभाषित किया गया। अब दोनों को इसलिए पढ़ रहा है कि भाई न्यायाधीश ही तो निर्णय सुनाता है, तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे अपन। तो न्यायाधीश कौन है? न्यायाधीश से सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी विपरीत है। सीधा लिखेंगे सिविल, आपका क्या कह रहा है ये? सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी, बस इतना। तो न्यायाधीश कौन है? जो सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी होता है वो कौन कहलाता है? वो जो है आपका न्यायाधीश जो है कहलाता है। अब इसको थोड़ा सा समझ ले भाई क्या होता है। देखिए, प्राय जो न्यायाधीश जो है न्यायालय का पर्याय होता है। न्यायाधीश जो शब्द न्यायाधीश शब्द किसका पर्याय है? न्यायालय का। न्यायाधीश शब्द किसका पर्याय होता है? न्यायालय का पर्याय होता है। मतलब क्या है इसका कि भाई पर्याय होता है जहां कोई न्यायालय एक से अधिक न्यायाधीशों से गठित होता है। क्या होता है? एक से अधिक काय से गठित होता है? न्यायाधीशों से गठित होता है। न्यायाधीशों से गठित होता है। क्या गठित होता है? न्यायालय होता है। जब कोई न्यायालय एक से अधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनता है या गठित होता है तो ऐसे जो है न्यायालय को, ऐसे जो है न्यायाधीशों के जो समूह कह लीजिए उसको क्या कहते हैं? ऐसे सामूहिक रूप से, या कह लीजिए जब मिलकर बनता है तो इनको सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? सामूहिक रूप से इनको क्या कहते हैं? न्यायालय कहते हैं। न्यायालय कहते हैं। मतलब कुल मिला के जब मान लीजिए कोई न्यायालय है, कोई न्यायाधीश, कई न्यायाधीश, एक न्यायालय में कई न्यायाधीश हैं, तो वो जब सब न्यायाधीश मिलते हैं तो उन सबको मिला के हम कहते हैं न्यायालय। ये याद रखें, जब एक से ज़्यादा न्यायाधीश होते हैं किसी न्यायालय में तो उसको हम कहते हैं न्यायालय। ठीक है, ये याद रखें। जब सब न्यायाधीश मिलते हैं तो उनको न्यायालय कहते हैं, और जब सब न्यायाधीश मिलकर के कोई फैसला सुनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यायालय का निर्णय। क्या कहते हैं? न्यायालय का निर्णय। मतलब जिस पर सब सहमत होते हैं, सहमति से जो निर्णय होते हैं ना, जिस पर न्यायालय का जो मुहर लगी होती है,
देखिए न्यायालय की मोहर लगी का मतलब ये है कि पूरा जो न्यायालय है वो सहमत है इस बात से। तो जो न्यायालय की मोहर लग गई मतलब जितने भी न्यायाधीश हैं वो सब सहमत हैं इससे, जितने भी उसमें हैं। अब वो बात अलग होती है कि अलग अलगों को जो है अधिकारता दे रखी होती जो कोई मैटर सुनता है, लेकिन उसमें मोहर एक तरीके से रहता है कि वो सभी पूर्ण जो है पीठ का जो है फैसला है। तो इस तरीके से जो निर्णय होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको न्यायालय का निर्णय कहते हैं। जब कभी कोई पर्टिकुलर, कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि इसके बाद जो निर्णय कभी कभी क्या होता है मतभेद हो जाते हैं। ऐसे मतभेद के आधार पर क्या होता है, कोई न्यायाधीश कुछ कहता है, कोई न्यायाधीश कुछ कहता है। ऐसे में कभी एकल न्यायाधीश द्वारा जो फैसला दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, फिर उसको जो है हम क्या जो है उसको जो है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि जब कोई एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय दिया जाता है तो वो न्यायाधीश का निर्णय कहलाता है। दोनों आपने कभी कभी सुना होगा शब्द कि न्यायाधीश का निर्णय, न्यायालय का निर्णय। न्यायालय का निर्णय मतलब सबके द्वारा जो निर्णय सुनाया जाता है वो न्यायालय का निर्णय। वो किसी पर्टिकुलर जज के द्वारा या किसी एक जब मतभेद की अवस्था में जो है कोई न्यायाधीश निर्णय देता है, बहुमत के बिना जो निर्णय दिए जाते हैं वो न्यायाधीश के निर्णय, न्यायाधीश के जो है निर्णय कहलाते हैं। ठीक है, ये दो, ज़्यादा बाकी इसमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या देख रहे थे, निर्णय। निर्णय जो है देख रहे थे, तो जो निर्णय है वो दो आप में लिखा ही है कि दो नौ में जो है निर्णय को जो है परिभाषित किया गया है। तो निर्णय का अर्थ क्या है, न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों का कथन। न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों का कथन। तो निर्णय का मतलब क्या है, निर्णय का मतलब है न्यायालयाधीश द्वारा जो डिक्री या आदेश दिए जाते हैं उनके आधारों का जो कथन होता है वो निर्णय जो है कहलाता है। आधारों का कथन का मतलब क्या है, इस जो परिभाषा हम पढ़ रहे हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि अधिकारों का अवधारणा अथवा उसके पक्ष में या विरुद्ध में अंतिम आदेश न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति होने के बावजूद भी निर्णय नहीं है, बल्कि निर्णय वे आधार हैं जिन पर न्यायालय द्वारा ऐसा डिक्री या का अवधारण या आदेश पारित किया जाता है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि निर्णय क्या है, जिन पर न्यायालय द्वारा ऐसा, जिन पर निर्णय क्या है, जिन आधारों पर न्यायालय कोई डिक्री या आदेश पारित करता है। डिक्री या आदेश मतलब क्या है, मतलब देखिए, आप देखिए जो आप डिक्री या आदेश निर्णय नहीं होते, उन आधारों पर, जिन आधारों पर डिक्री या आदेश पारित किए जाते हैं वो निर्णय कहलाता है। आपने देखा होगा कि जब भी न्यायालय डिक्री देता है या कोई भी आदेश देता है तो वो आधार लिखता है कि किन आधारों पर, या कह लीजिए वजह, सिंपल सा शब्द है वजह, कारण वजह, जिस वजह और जिस कारण से उसने निर्णय दिया है, मतलब डिक्री दी है या कोई आदेश दिया है, वो वजह निर्णय कहलाती है। देखिए डिक्री और आधार तो क्या होते हैं, अभिव्यक्ति का एक तरीका है, लेकिन निर्णय क्या है, निर्णय वो डिक्री और जो आदेश दिया गया है उसकी वजह है। वजह होता है ना, जब न्यायालय कोई डिक्री, किसी के फेवर में न्यायालय ने डिक्री दी, मानो किसी के पक्ष में अगर न्यायालय ने डिक्री दी तो कोई वजह होगा ना, कारण होगा, तो न्यायालय लिखता है कि फलाना ऐसा ऐसा हुआ, इस वजह से जो है हमने इनके जो है फेवर में किया। तो वो जो वजह होती है, जो कारण होता है या जो आधार होता है, जिन आधारों पर न्यायालय ने निर्णय सुना है, जो है डिक्री या आदेश पारित किया होता है, वो क्या कहलाता है, वो निर्णय कहलाता है। ठीक है, तो निर्णय का अर्थ होता है वो आधार, जिन किसी, या कह लीजिए जो आधार, जिन आधारों पर, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, जिन आधारों पर न्यायालय डिक्री या आदेश पारित करता है। ठीक है, सिंपल सी ये परिभाषा है। अब आगे देखेंगे जिला की परिभाषा। देखिए जिले की परिभाषा, जिले की बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, इसमें कोई जो है आपको खास याद नहीं रखना। जिला की परिभाषा 2-4 में दे रखी है। जिला का अर्थ है, जिला शब्द के अंतर्गत आता है ऐसा कोई न्यायालय जो जिला न्यायालय या फिर जो है आपका उच्च न्यायालय की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है। उच्च न्यायालय की
उच्च न्यायालय की मामूली आरंभिक अधिकारिता के भीतर स्थित है। सिंपल सी परिभाषा, इसको ना समझना है ना कुछ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जिले के भीतर स्थित है या फिर जो है उच्च न्यायालय की जो आरंभिक या मामूली अधिकारिता होती है उसके भीतर जो न्यायालय स्थित है उसको जो है जिला न्यायालय कहा जाता है। अब अपन देखेंगे विधिक प्रतिनिधि। ठीक, देखिए विधिक प्रतिनिधि की परिभाषा जो है आपकी दे रखी है 211 में, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा पूछी जाती है 211। तो 211 में जो है सेक्शन 211 में जो है आपकी विधिक प्रतिनिधि की जो है परिभाषा दे रखी है ना। तो विधिक प्रतिनिधि कौन होता है? विधिक प्रतिनिधि जो है आपका ऐसा व्यक्ति होता है जो विधिक प्रतिनिधि से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है। किसका? मृत व्यक्ति की संपदा का, मृत व्यक्ति की संपदा का विधि की दृष्टि से, किस दृष्टि से? विधि की दृष्टि से, विधि की दृष्टि से क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मान लो कोई व्यक्ति की संपत्ति थी, अब कोई व्यक्ति अगर खत्म हो जाता है, मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी वजह से, तो जो संपत्ति का हकदार व्यक्ति होता है, मतलब उसके मरने के बाद जो भी व्यक्ति संपत्ति का हकदार व्यक्ति होता है, या वो व्यक्ति क्या, पहले तो यही समझ लें कि जो भी व्यक्ति संपत्ति का हकदार व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? वो विधिक प्रतिनिधि कहलाता है। या कह लीजिए जिसकी लायबिलिटी, ये मर गया, इसकी लायबिलिटी जिस किसी व्यक्ति पे, इसके मरने के बाद जिस किसी व्यक्ति पर भी इसकी लायबिलिटी आ जाती है, जैसे उस मान लीजिए इसका विधिक प्रतिनिधि, इसके जो वारिस थे, अब ये मर गया, इसकी जगह दूसरे आ गए, आपने दूसरों के खिलाफ बात कर दिया, या वो आपके खिलाफ, उसका जो प्रतिनिधि वो आपके खिलाफ बात ला सकता है, तो वो व्यक्ति भी क्या कहलाता है? वो विधिक प्रतिनिधि कहलाता है। प्रतिनिधि मतलब सीधा सा मतलब प्रतिनिधि, जिस प्रतिनिधि का अर्थ होता है जिसके बदले में एक व्यक्ति के बदले में जब दूसरा व्यक्ति काम करता है तो उसको प्रतिनिधि कहते हैं। तो वही अर्थ है यहाँ कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके बदले में जो दूसरा व्यक्ति उस मृत व्यक्ति की जगह स्थापित हो जाता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? विधिक प्रतिनिधि कहलाता है। इस मृत व्यक्ति के मरने के बाद जो भी व्यक्ति इसकी जगह स्थापित हो जाता है और पूरे राइट उस व्यक्ति में आ जाते हैं, जो इसमें थे वो किस में आ गए? जो उसका प्रतिनिधि है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? ऐसा व्यक्ति जो है विधिक प्रतिनिधि कहलाता है। कौन से मामलों में? विधि की दृष्टि से। ठीक है, विधि की दृष्टि से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने आप में, विधि की दृष्टि में अगर होता है तो प्रतिनिधि कहलाता है। अब ये शॉर्ट में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कौन कौन होता है। देखिए, वह व्यक्ति जो मृतक की संपत्ति में दखलंदाजी रखता है वो व्यक्ति भी क्या कहलाता है? उसका विधिक प्रतिनिधि कहलाता है। वह व्यक्ति जैसे किसी पक्षकार की मृत्यु पर कोई संपदा प्राप्त होती, मान लो ये मर जाता है, विधिक दखलंदाजी रखता है, वो व्यक्ति कहलाता है। दूसरा, अगर ये मर जाता है तो इसकी प्रॉपर्टी जिन व्यक्तियों पे भी जाएगी वो व्यक्ति भी जो है कौन कहलाते हैं? विधिक प्रतिनिधि कहलाते हैं। इसके अलावा जो बाद लाता है, मतलब इसके मरने के बाद जो बाद लाया व्यक्ति, इसकी तरफ से जो भी व्यक्ति बाद लाता है वो विधिक प्रतिनिधि कहलाता है। या इसके विरुद्ध, मान लो ये मर गया है, इसके विरुद्ध जो व्यक्ति ये मर गया है, उसके बाद जो व्यक्ति इसकी तरफ से स्थापित हुआ वो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध जो है बाद लाता है, तो वो व्यक्ति भी क्या कहलाता है? वो व्यक्ति भी जो है विधिक प्रतिनिधि की जो है परिभाषा में आता है। इसके अलावा पक्षकार बनाया जा सकता है, ऐसा व्यक्ति जो इसकी जगह पक्षकार बनाया जा सकता है, पार्टी बनाया जा सकता है, वो व्यक्ति भी जो क्या कहलाता है? विधिक प्रतिनिधि कहलाता है। या उसके आवेदन पर या उसके विरुद्ध निष्पादन योग्य कार्रवाई की जा सकती है, मतलब इसकी जगह जो व्यक्ति स्थापित हुआ उसके खिलाफ कोई जो है निष्पादन योग्य आदेश दिया जा सकता है, या जो कार्रवाई इसकी तरफ की जानी थी अब वो चूंकि जो मर गया है तो उस जो व्यक्ति इसकी तरह स्थापित हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है विधिक प्रतिनिधि कहलाता है। तो सीधा सीधा अर्थ है कि इस व्यक्ति की जगह जो व्यक्ति भी स्थापित हो जाता है, जिसके खिलाफ हम लीगल एक्शन ले सकते हैं या जिसके खिलाफ या वो हमारे खिलाफ ले सकता है, तो वो व्यक्ति जो है विधिक प्रतिनिधि कहलाता है मोटे मोटे अर्थ में। अब देखिए जंगम संपत्ति देख लीजिए, जंगम संपत्ति कि भैया जंगम संपत्ति क्या है? जंगम संपत्ति जो है आपकी 213 में दी गई है, 213 में, हालांकि इसमें कोई खास परिभाषा नहीं दे रखी। जंगम संपत्ति में कहा गया है
कि इस सहायता के प्रयोजनों के लिए उगती फसलों को जंगम संपत्ति मांगा गया है। उगती फसलों को क्या माना गया है? जंगम संपत्ति मांगा गया है। जो लहलहाती फसलें होती हैं वो जंगम संपत्ति। अतः यह कहा जा सकता है कि जंगम संपत्ति की परिभाषा नहीं की गई, बल्कि उसके प्रयोज्यता और विस्तार को स्पष्ट किया। तो यहाँ परिभाषा कोई खास दी नहीं रही है जंगम संपत्ति की, केवल प्रयोज्यता बताई गई कि भैया जो उगती फसलें हैं वो जंगम संपत्ति है। ये फिर बाद में अपन जब TPX पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा पढ़ेंगे। इसमें कोई खास नहीं थी, केवल इसमें ये कह दिया कि उगती फसलें जो है वो जंगम संपत्ति होती, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। देखिए लोक अधिकारी की परिभाषा दे रखी 217 में, इसमें कोई खास नहीं, इसमें एक इंडेक्स दे रखा है जो आपको पढ़ना है और याद रखना है। इसमें लोक अधिकारियों को जो है कुल जो है 8 खंडों में बांटा गया है। कुछ 8 खंडों में जो है लोक अधिकारियों को बांटा गया है और बताया गया है कि वो लोग जो है लोक अधिकारी की जो है परिभाषा में आते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कौन कौन आते हैं। पहला तो न्यायाधीश जो है आपके लोक परिभाषा जो है लोक अधिकारी की परिभाषा में आते हैं। इसके अलावा जो है अखिल भारतीय सेवा के अगर कोई सदस्य हैं तो वो भी जो है लोक प्राधिकारी की या लोक अधिकारी की जो है परिभाषा में आते हैं। इसके अलावा संघ की किसी सैन्य शाखा के आयुक्त वगैरह हैं, लोक अधिकारी की जो है परिभाषा में आते हैं। ये क्या करना है आपको, ये इंडेक्स पढ़ लेना है बस, बाकी कुछ खास नहीं है। तो लोक अधिकारी 217 में बस इतना याद रखना है। न्यायालय का जो अधिकारी वगैरह होते हैं वो भी सारे के सारे जो है लोक अधिकारी की परिभाषा में आते हैं, चाहे वो अन्वेषण के प्रयोजन से कार्य कर रहे हो, चाहे वो दस्तावेज बना रहे हो न्यायालय में, चाहे वो किसी संपत्ति का भार साधक या संभालने के रूप में इस्तेमाल करते हो, चाहे वो किसी न्यायालय की जो आदेशिका होती है उनका पालन करते हो, चाहे वो किसी को जो है न्यायालय में शपथ ग्रहण कराते हो, चाहे वो न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखने में काम आते हैं। ये सारे के सारे जो है लोक अधिकारी कहलाते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा पदाधिकारी जो किसी व्यक्ति को परिरुद्ध करने या निरोध में रखने के लिए प्राधिकृत है, ऐसा व्यक्ति भी जो है लोक सेवक कहलाता है या लोक प्राधिकारी कहलाता है। ऐसा कोई सरकारी अधिकारी जिसका कार्य जो है अपराधों का अन्वेषण करना, जो है मामलों की इत्तला देना, अपराधों को न्याय के लिए पेश किया जाना, लोक व्यवस्था या क्षेम की सुविधाएं जो है होती है उनको बनाए रखना होता है, वो सारे के सारे जो है लोक अधिकारी कहलाते हैं। इसके अलावा ऐसा अधिकारी जिसका कर्तव्य जो है सरकार की ओर से संपत्ति को ग्रहण करना, सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण वगैरह करना, सरकार किसी राजस्व आदेश का जो है निष्पादन करना या पालन करना, इसके अलावा सरकार की जो है आर्थिक हितों से संबंधी कोई कार्य करना, इसके अलावा सरकार के आर्थिक हितों के संबंधी दस्तावेज वगैरह जो है बनाना और सरकार के आर्थिक हितों का संरक्षण करना, ये व्यक्ति भी जो है आपके लोक अधिकारी कहलाते हैं। इसके अलावा ऐसे अधिकारी जो सरकार की सेवा में हो, सरकार से वेतन प्राप्त करते हों, किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए फीस या कमीशन के रूप में कार्य करते हों, वो सारे के सारे जो है लोक अधिकारी कहलाते हैं। तो खास नहीं है परिभाषा, केवल इतना याद रखना कि 217 में है और बाकी जो इंडेक्स दे रखा है उसको 1-2 बार पढ़ लेना, बाकी कोई खास इसमें जो है नहीं। अब देखिए मध्यवर्ती लाभ। मध्यवर्ती लाभ, मध्यवर्ती जो लाभ है ये आपका 212 में जो है बताया गया है। भाई मध्यवर्ती लाभ क्या होता है, तो मध्यवर्ती लाभ की पहले परिभाषा देख लेते हैं। मध्यवर्ती जो लाभ की परिभाषा वो कहता है संपत्ति में के मध्यवर्ती लाभों से ऐसा लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत हैं जो किसी ऐसी संपत्ति पर दोषपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति को वस्तुतः प्राप्त हुए हैं या जिन्हें कि वह मामूली उद्यम से प्राप्त कर सकता था, किंतु दोषपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए सुधारों के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। देखिए मध्यवर्ती लाभ क्या होता है आपका, मध्यवर्ती लाभ ये कहता है कि दोषपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया लाभ, सीधा सा याद रखें, दोषपूर्ण कब्जाधारी द्वारा लाभ, बस इतना याद रखेंगे तो कभी गलत नहीं। मतलब दोषपूर्ण कब्जाधारी द्वारा प्राप्त किया गया लाभ, जो लाभ के वास्तविकता में आप हकदार होते, मतलब उदाहरण के लिए देखिए, मान लो ये एक भूमि है, ये भूमि किसकी है, ये भूमि ए की है, ए की भूमि है ये वाली। जो बी है इसने क्या किया, इसने बी ने जो है ए को इस भूमि से क्या कर दिया, बेदखल कर दिया। क्या कर दिया, बेदखल, गलत तरीके से बेदखल कर दिया। अब इस भूमि से कौन लाभ ले रहा है, इस भूमि से जो है बी लाभ ले रहा है, जबकि वास्तविकता में अगर ए का कब्जा इस भूमि पे होता तो ए लाभ ले रहा होता। तो इस भूमि पर जो लाभ ले रहा है बी, वो लाभ क्या कहलाएगा, वो लाभ जो है आपका मध्यवर्ती लाभ कहलाएगा। इसमें ब्याज भी शामिल होता है।
है ना। एक चीज, एक कंडीशन हो गई ये। तो अब मान लीजिए, अब उसको इस तरीके से देख लीजिए, मान लो ये भूमि थी एक ही, इस भूमि पर मान लो 1 बीघा का भूमि खेत है और इसमें जो है 3 टन या कुंटल कह लीजिए, टन लिख लेते हैं, 3 टन मान लो इसमें गेहूं हुआ करते थे साल के। 3 टन मतलब फसल का जो है पैमाना कहते हैं ना 1 बीघा में कितना होता है, तो मान लो इसमें 3 टन की जो है फसल हुआ करती थी। 3 टन क्या होती थी इसमें फसल होती थी। इस भूमि की क्षमता थी कि 3 टन इसमें फसल 3 टन, इसलिए हालांकि एक बीघा के खेत में 7-8 बीघा 10 बीघा कुंटल तक जो है फसल हो जाती है, लेकिन इसके में 3 ही कुंटल होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि बेचारे पे सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी ना, पानी वानी देने की सुविधाएं नहीं थी, पूरी बारिश पर निर्भर थी इसकी खेती। तो इस पे जो है 3 कुंटल जो है उपज होती थी। अब इसने क्या किया, जिसने बेदखल किया, बी ने इसको, जो इसकी भूमि से लाभ ले रहा है, इसने पहले तो ए को क्या कर दिया, बेदखल कर दिया। उसके बाद जो है इसने इस भूमि को जो कब्जा लिया, तो इसने क्या किया, उसमें सुधार किए। मान लो इसने कुआं कर खुलवा दिया या नहर का या सिंचाई का, कुल मिला के सिंचाई का इसने व्यवस्था कर ली। सिंचाई की क्या की इसने, बी ने व्यवस्था कर ली। तो जो भूमि 3 कुंटल गेहूं दे रही थी, वो भूमि मान लो दोगुना कर दिया उसने कि 6 कुंटल गेहूं देने लगी। अब क्योंकि सिंचाई बढ़ जाएगी तो फसल उत्पादन भी बढ़ जाएगा। अब जो उत्पादन बढ़ गया, तो याद रखेंगे कि चूंकि इसकी वास्तविक उपज तो 3 ही कुंटल थी ना, तो इसने जो सुधार कार्य से जो लाभ प्राप्त किए वो मध्यवर्ती लाभ में नहीं आएंगे। मतलब इसने सुधार किया, जो सुधार करके जो उपज बढ़ी है, जो बढ़ी हुई उपज है, वो मध्यवर्ती लाभ में नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्चुअल कंडीशन में या जो वास्तविक रूप से जो इसकी पैदावार होती थी, वही मध्यवर्ती लाभ कहलाएगी। ठीक है ना। जो बड़ी हुई फसल है, इसने कुआं खुदवाया होगा या मान लीजिए ट्यूबवेल लगवाया, जो भी XYZ किया, उससे जो 3 कुंटल की जो फसल होती थी वो 6 कुंटल में बदल गई, यानी जो उत्पादन था वो बढ़ गया। तो जो बढ़ा हुआ उत्पादन है 3 कुंटल जो एक्स्ट्रा है, वो जो 3 कुंटल जो एक्स्ट्रा बढ़ा है वो मध्यवर्ती लाभ में नहीं आएगा, बल्कि जो 3 कुंटल की जो पहले पैदावार होती थी उसको मध्यवर्ती लाभ माना जाएगा। मध्यवर्ती लाभ का अर्थ सीधा सीधा है कि जो लाभ इसको मिलना चाहिए था वो लाभ दूसरा व्यक्ति कमा रहा है, वो लाभ मध्यवर्ती लाभ कहलाता है। और इसमें ब्याज भी शामिल है। क्या शामिल है? इसमें जो है ब्याज भी जो है शामिल है। चलिए बस आज इतना ही रहने दीजिए, वैसे भी लाइट चली गई है, आज इतना ही रहने दीजिए। मध्यवर्ती लाभ हो गया, उसके बाद जो है हम कल से जो है अगले दिन से जो है आपका CPC शुरू करेंगे। सिविल प्रकृति जिससे की प्रकृति वगैरह से संबंधित है वो शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप लोग।